आज हम लोग सबसे पहले जो है हमारे एक्सरसाइज सी और डी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और फिर एडिशनल क्वेश्चन बैंक की तरफ जंप करेंगे। तो एनयूटी के सारे फॉर्मूले और एक फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को दिया था, वो शायद आपको हेल्प भी किया होगा आपके एक्सरसाइज या होमवर्क को ट्राई करने में। कितने लोगों ने इस वाली अप्रोच के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? इस वाली अप्रोच मतलब हर क्वेश्चन में पहले आप ये चेक करते थे कि क्वेश्चन सिंगल का है या एनयूटी का, और ये चेक कर लेने के बाद आप ये क्वेश्चन की टर्म्स को पढ़ के ये डिसाइड करते थे कि क्या फ्यूचर वैल्यू का सवाल है या प्रेजेंट वैल्यू का, और उसके बाद आप रेगुलर और ड्यू के हिसाब से उसके फॉर्मूले अप्लाई कर देते थे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता था तो आप हमेशा रेगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन में कोई हिंट दी है लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या स्टार्टिंग इमीडिएटली, तब आप अनअकैडमी बोल रहा हूँ एनयूटी ड्यू का जो है कैलकुलेशन यूज करेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है, तो ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया था क्लास में, 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 भी हो गया था, 8 मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। ये जानबूझ के मैंने 8 करवाया नहीं था और होमवर्क में दिया था। अ कंपनी बोरोज 10,000 रुपीज ऑन condition to repay it with compound interest 5% per annum with annual installment of 1,000 each. The number of years by which the debt will be clear. जल्दी से स्टेप वाइज मुझे बताएंगे आप सभी लोग। बोरो किया मैंने 10,000 और मैं इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे कर रहा हूं। क्या ये क्वेश्चन एनयूटी का है या फिर ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है? सर ये क्वेश्चन बिल्कुल एनयूटी का है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, क्या ये क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है या फ्यूचर वैल्यू का है? सर आपको लोन का फिगर दिया हुआ है, लोन मतलब आपके सारे इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। अब कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड है या स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, तो रेगुलर मान के चलेंगे। ये भी ठीक है सर, सो इट इज रेगुलर। वेरी नाइस। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द डेट विल बी क्लियर्ड। कितने समय में डेट क्लियर हो जाएगा? वेरी नाइस सर। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर n, i। ठीक है, अब n की वैल्यूज आपको 3 बार दी हुई हैं, 10 दिया, 12 दिया, 14.2 दिया हुआ है, और उसकी मदद से आपको जो है पता करना है कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट 1000 का है और आपके फैक्टर निकालते समय n तो आपको नहीं पता लेकिन i की वैल्यू है 5%, तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू 10,000 कब आएगी? तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स में बोल दूं तुमको कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर अगर n की जगह क्या वैल्यू ले लूं और 5% रेट से, ताकि मेरा फैक्टर का वैल्यू 10 आ जाए। 10,000 को 1000 से डिवाइड कर दिया, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा n का वैल्यू सही होगा जिसको लेने से मेरा फैक्टर का वैल्यू 10 आ जाता हो। तो मैंने बोला यार देखो, इसको मैं कैलकुलेटर की ट्रिक से निकाल सकता हूं, इसको भी कैलकुलेटर की ट्रिक से निकाल सकता हूं। तो कब सबसे पहले पार्ट ए को छोड़ देता हूं, पार्ट बी और पार्ट सी, जो हमारे बी और सी ऑप्शंस है ना, उनको मैं कैलकुलेटर से एक बार उनके फैक्टर्स निकाल के देखता हूं। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1.05 डिवाइड 1.0 डिवाइड इक्वल टू 10 टाइम्स GT। बताइए 10 आता है कि नहीं आता? सर 1.05 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT। सर 7.72 आ रहा है, मतलब n की जगह 10 रखने से आंसर 10 नहीं आएगा। फिर आता हूं मैं 12 में, तो 1.05 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GT इंटू नहीं GT इंटू 8.86 आ रहा है। सर दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग टू 10, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। अब बचता है 14.2, लेकिन 14.2 वाले पार्ट को आप कैलकुलेटर से नहीं कर पाओगे ट्रिक से। क्यों? क्योंकि n की जगह अगर आपने 14.2 डाल दिया तो इक्वल की बटन को 14.2 टाइम्स कैसे प्रेस करोगे? या तो 14 टाइम्स प्रेस कर सकते हो या 15 टाइम्स प्रेस कर सकते हो। तो एक काम ये कर सकते हो कि आप 14 को यूज करके एक बार ये देख लो कि आसपास आंसर आ रहा है कि नहीं, या तो फिर एक्यूरेटली अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले को यूज कर लो। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर n, i का फॉर्मूला होता है 1/i 1 - 1/1 प्लस i की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं एक्यूरेटली कैलकुलेट करके देख लेता हूं। तो 1/0.05 1 - 1/1.05 का पावर 14.2,
अगर ये पूरा कैलकुलेशन करने पर मेरा आंसर 10 आ गया या एकदम क्लोज टू 10 आ गया तो 14.2 सही आंसर होगा, अदरवाइज नन ऑफ दीज मेरा आंसर होगा। अब इसको भी मैं कैलकुलेटर में ही कर पाऊंगा, यहां पर रूट 12 बार वाला कैलकुलेशन करके, रूट 12 वाला हिल क्लाइंबिंग मेथड लगा के। तो 1.05 रूट की बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस करूंगा 1, इंटू करूंगा 14.2, प्लस करूंगा 1, इंटू इक्वल एक बार, इंटू इक्वल दो बार, इंटू इक्वल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने बच्चों का ये वैल्यू जो है 1.99923 के आसपास आ रहा है, सिर्फ 1.05 का पावर 14.2, अराउंड 2 के आसपास आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, ये वाली वैल्यू को नीचे ले आता हूं, डिवाइड इक्वल टू, तो 0.50 आ गया, उसको 1 में से माइनस कर देता हूं, 1 में से माइनस कर दिया, और इस पूरे को डिवाइड कर देता हूं डिवाइडेड बाय 0.05 से। सर ये वैल्यू आ रही है 9.99996। अब आप मुझे खुद बताइए, कैन आई से दैट 9.996 इज लाइक ऑलमोस्ट 10 यार, ऑलमोस्ट 10 अप्रॉक्स। इसका मतलब 14.2 लेकर आप बिल्कुल n की वैल्यू 10 ला सकते हो, मतलब आपके फैक्टर की वैल्यू 10 आ सकती है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा था कि आपने 10,000 रुपए का लोन लिया है और उस लोन को रीपे करने के लिए आप हर बार 1000 रीपेमेंट दे रहे हो। लोन का इंटरेस्ट रेट है 5% का। अब आपको ये बताना है कितने सालों में आपका डेट जो है वो पे ऑफ हो जाएगा। तो मैंने बोला ये रहा मेरा लोन अमाउंट, ये रहा मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और ये रहा मेरा फैक्टर। इस फैक्टर में मुझे n मिसिंग है, n मिसिंग है। तो n की ऐसी क्या वैल्यू ले लूं कि उसमें 1000 मल्टीप्लाई करने से आंसर 10,000 आ जाए, या फिर इन अदर वर्ड्स 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 10। तो फैक्टर की ऐसी क्या वैल्यू आनी चाहिए, n की ऐसी क्या वैल्यू ले लूं कि फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू 10। 10 का मतलब समझ में आया, ये 1000 को 10,000 से डिवाइड कर दिया तो 10 आ रहा है। तो मैंने एक बार 10 लिया n की जगह, सॉल्व किया कैलकुलेटर की ट्रिक से, 7.72 आ रहा है। 12 करके सॉल्व किया तो भी गलत आ रहा है। फिर मैंने 14.2 करके सॉल्व किया तो बिल्कुल 10 के बराबर आ गया। सर आपने 14.2 यूज करते समय ट्रिक क्यों नहीं लगाई? 14.2 यूज करते समय ट्रिक इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इक्वल की बटन में 14.2 टाइम्स कैसे प्रेस करूंगा, इसलिए मुझे फॉर्मूला लगा। इसीलिए मैं बोलता हूं फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, बनना यूज क्या करना है वो क्वेश्चन की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमको दोनों चीजें आनी चाहिए। सर एआई का मतलब इंस्टॉलमेंट में देना कितना है, ये होता है क्या? गोयल बेटा, एआई का सिंपल मतलब है जो भी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दी हुई है। एआई मतलब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, सिंपल। जैसे यहां पर 1000 रुपए का ईच है तो वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी। इसलिए देखो मैंने एआई की जगह 1000 डाला हुआ है। इतना ज्यादा तुम कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? ये तो हम कितनी बार यूज कर चुके हैं इस बात को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। सारे बच्चे सबसे पहले पढ़ के बताइए ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एन्यूटी का है या सिंगल कैश फ्लो का है? सर मिस्टर एक्स ने बोरो किए 5120 रुपीज 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट में। एट द एंड ऑफ 3 इयर्स पूरा पैसा एक बार में रीपे कर रहे हो तुम अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट कितना पे किया? अरे भाई मैं तो जबरदस्ती सर इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगा लिया, इसको इंस्टॉलमेंट मान लिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। अरे भाई ये क्वेश्चन एन्यूटी वाले टॉपिक से ही नहीं है। तो सर लेकिन ये तो एन्यूटी वाली एक्सरसाइज है। वही तो अच्छा हुआ ना ऐसा क्वेश्चन दिया इन्होंने बीच में। ऐसा ना हो जाए कि जो क्वेश्चन एन्यूटी का ना हो वहां भी एन्यूटी लगा दो तुम। ये क्वेश्चन सिंपल सीआई का है, सिंपल सीआई का है कि तुमने आज 5120 रुपीज का लोन लिया है, तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 12.5% का है, और तुम 3 साल के बाद लोन पूरा का पूरा एक बार में रीपे कर दोगे, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P1 + i की पावर n - 1। तो प्रिंसिपल की वैल्यू होगी 5120, अंदर हो गया 1.125, इस पूरे का पावर 3 - 1। चलिए भाई कैलकुलेटर से 1.125 इंटू इक्वल -1 इंटू 5120 विच इज कमिंग टू 2170। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को एन्यूटी से कर रहे थे और उलझ गए अननेसेसरी? कितने बच्चे इस क्वेश्चन को एन्यूटी से कर रहे थे और उलझ गए? तो ये क्वेश्चन से आपको सीख मिलती है कि आपको हमेशा
क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लेना चाहिए, जबरदस्ती ये नहीं मानना चाहिए कि क्वेश्चन एन्युटी का है। ठीक है दोस्त, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया है ना, सेम एज क्वेश्चन 8। 10,000 को 20,000 कर दिया है और 1,000 को 2,000 कर दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन और आंसर भी सेम टू सेम आएगा 14.2। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। ये मुझे आपको करवाना था, तो ये आप लोगों को करवाना था मुझे। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई होगी, कुछ बच्चों को लगा होगा ये तो ड्यू का क्वेश्चन है, लेकिन सर यहाँ पर तो एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ है, फिर ड्यू कैसे मान लें। चलिए इसको करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्लास राइट नाउ जिन्होंने क्वेश्चन 11 घर में ट्राई किया लेकिन उनसे नहीं बना। मी करके आंसर देना, 11 ट्राई किया लेकिन नहीं बना, और अगर बना भी है तो ड्यू मान के किया तब बना। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से लैंग्वेज पढ़ेंगे क्वेश्चन की तभी समझ पाएंगे, वरना नहीं होगा। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो यहां तो अजम्पशन भी नहीं लेना है कि एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू, पढ़ के ही समझ में आ गया कि एन्युटी और रेगुलर वाली है। विथ अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज 12th इंस्टॉलमेंट। 12वीं इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद की क्या वैल्यू है, पर 12वीं इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद की नहीं, उसके 1 साल बाद की क्या वैल्यू, ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला, फ्यूचर वैल्यू का सवाल हो गया, क्योंकि 12 इंस्टॉलमेंट के बाद की मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब सुनो, मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले मैं निकाल देता हूं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 12 इंस्टॉलमेंट्स। 12 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद की फ्यूचर वैल्यू क्या आ रही है ये हम पता कर लेते पहले। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 12 इंस्टॉलमेंट्स। तो हमने बोला सबसे पहले अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 500 रुपीज इंटू फैक्टर, फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा 1.1 का पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1। पहले सिर्फ ये आंसर दो मुझे कि अगर मैं हर साल 500 रुपए जमा करते जा रहा हूं हर साल के एंड में, तो 12th ईयर के एंड में मेरे खाते में कितना बैलेंस रहेगा, प्लीज बताइए सारे बच्चे। 1.1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 500। क्या आपका आंसर 10,692.14 आ रहा है या नहीं, पहले ये निकालिए। किया क्या सर, कर दिया कि अगर मैं 500 रुपीस हर साल जो है डिपॉजिट करते जा रहा हूं, तो 12th ईयर के एंड में जो मेरी फ्यूचर वैल्यू होगी दैट विल बी 10,692। नाउ हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट इन योर क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड द 12th इंस्टॉलमेंट। तो 12वीं इंस्टॉलमेंट पे हुई होगी 12th ईयर के एंड में, वहां से 1 साल बाद कितना पैसा तुम्हारे बैलेंस में। तुम ऐसा नहीं बोल रहा कि 13वीं इंस्टॉलमेंट पे करनी, नहीं, 12वें ईयर के एंड में तुम्हारे पास जो भी पैसा बचा हुआ है उसके 1 साल बाद तुम्हारे खाते में बैलेंस कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने पैसा निकाला ही नहीं। तो अगर मैंने पैसा निकाला ही नहीं है तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा। तो मैंने बोला वही पैसा मेरा 1 साल तक रखा रहेगा बैंक में, वही पैसा मेरे 1 साल तक रखा रहेगा, तो वही पैसे पर 5% 10% का और ब्याज मिल जाएगा। पैसा अगर वहां रखा भी रहता है तो भी ग्रो तो करता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो 10692 प्लस 10% कितना आ रहा है, 11761। यही तुम्हारा आंसर है। तो अगर आप अच्छे से क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो कैसे आंसर निकालेंगे। सो बड़ा सिंपल फंडा था सर, 12 साल तक तुम पैसा इन्वेस्ट करते गए और 12 साल के एंड में इतना पैसा आ गया, लेकिन तुमने 12 साल के एंड में पैसा निकाला नहीं, 1 साल तक पैसे को होल्ड करके वहीं पर रखे रहने दिया। तो 1 साल तक क्योंकि वहीं पैसा रखा हुआ था तो 1 साल का इंटरेस्ट हमको 10% और मिल गया, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है भाई। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ड्यू।
कई बच्चे ड्यू का क्वेश्चन समझ रहे, नहीं नहीं ये तो रेगुलर का ही क्वेश्चन है। देखो रेगुलर का ही फॉर्मूला लगाया मैंने, लास्ट में 1 साल का इंटरेस्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने पैसा निकाला नहीं था, तुम 1 साल तक रुके हुए थे वहां पर। एवरीवन विथ मी, आगे बढ़ते हैं चलो। 12th क्वेश्चन तो भाई गजब बेइज्जती अगर ये भी मुझे करवाना पड़े तो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, वर्ड साफ लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, एन दिया हुआ है 5000, कैलकुलेटर की ट्रिक से निकाल दोगे ये तो, वेरी इजी। ये तो सेल्फ करना चाहिए आपको। ये पेंडिंग है क्योंकि हमको एक टॉपिक पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, पेंडिंग, इसको पढ़ेंगे हम आफ्टर परपेचुटी। परपेचुटी करके एक टॉपिक होता है, वो पढ़ने के बाद इसको करेंगे अपन लोग, ठीक है भाई, आफ्टर परपेचुटी। ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आप कर सकते हो। लेट अ पर्सन इन्वेस्ट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। If the future value of this annuity after the 12th payment is 55,000 rupees, then what is the amount invested every month? तो अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि आज से तुम कुछ पैसा जमा करना चालू करो हर महीने के एंड में, आज से चालू कर दो, और 12 महीने के बाद तुम्हारे खाते में 55,000 रुपीज होगा, तो बताओ मैंने तुमसे आज कितना पैसा जमा करने को बोला? तो सर क्योंकि ये क्वेश्चन मंथली बेसिस का है, एनुअल का नहीं, मंथली बेसिस का है, तो सबसे पहले तो आई की वैल्यू आ जाएगी 12% डिवाइडेड बाय 12, 1%। आई की वैल्यू तो यहां 1% दी हुई है, ठीक है सर। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर तुमको दिया हुआ है 55,000 रुपीज। तो अब तुम क्या कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दोगे 55,000 रुपीज, राइट हैंड साइड में लिख दोगे कितना हर महीने मेरे को डिपॉजिट करना है, मतलब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और यहां हो जाएगा 1.01 का पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.01, क्योंकि 1% तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है। बताइए अब विद दिस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट? 1.01 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.01 डिवाइड इक्वल टू इंटू 55,000 विच इज 4336.68। अराउंड 4337, तो अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जी, गोयल भाई पिछले क्वेश्चन का जो मैंने तरीका बताया था वही सही तरीका है, और किसी तरीके से कर रहे हो तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट्स नॉट अ राइट अप्रोच, ठीक है। तो इसके साथ ये खत्म हो गया। अब ये खत्म हो जाने के बाद आता है एक्सरसाइज 4D जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एक्सरसाइज 4D। तो 4D के भी क्वेश्चन 1 बहुत इजी है, क्वेश्चन 2 बहुत ज़्यादा इजी है, CI वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 भी बहुत इजी है, CI का क्वेश्चन है, 4 भी CI का क्वेश्चन है, 5 भी CI का क्वेश्चन है, और 6 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 7 जो है इसको पढ़ लेते हैं, 7 और 8 दो ही क्वेश्चन 4D में मेरे को करवाने लायक है। क्वेश्चन 1 से 6 तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यहाँ क्लियरली लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन 1 to 6 वेरी इजी, मतलब अगर उनको भी मैं क्लास में सॉल्व करवाऊं तो ये तो तुम्हारी बेइज्जती कहलाए भाई, कि अरे सर इतने भी थोड़ी हम लोग वीक हैं कि जो क्वेश्चन आप करवा चुके उन्हीं के इजी वाले वर्जन भी ना कर पाए खुद से। इसलिए 7 और 8 करवाऊंगा मैं, बाकी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। चलो, अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 25 ईयर्स। तो बताइए कैश डाउन प्राइस क्या होगी? देखो कैश डाउन प्राइस का मतलब घर का, अगर आज कैश में खरीदने जाएं तो घर की कॉस्ट क्या आएगी वो निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ द हाउस हमको निकालना है, कैश डाउन प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ द हाउस, कि पूरा नगद में देने जाए पैसा विदाउट एनी इंटरेस्ट कॉस्ट, तो अभी पूरे नगद में कितने का घर आता है? तो मैंने बोला वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो 20,000 रुपये जो आपने डाउन पेमेंट कर दिया वो, प्लस आपने कितने रुपए का लोन लिया। सीधा सिंपल सा फंडा है ना भाई। आज मान लो तुम्हारा घर 1 लाख रुपए का है और तुमने 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया, तो लोन कितने का लोगे? 80,000 का। अगर तुम्हारा घर 90,000 का है और तुमने 20,000 पे कर दिए तो 70,000 का लोन लोगे। वही तुमको पता करना है कि भाई घर का प्राइस कितने का है। तो मैंने बोला पहले एक काम करता हूँ, लोन वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो लोन अमाउंट कैलकुलेट करना मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालना। लोन को भरने के लिए तुम हर साल कितना पैसा पे कर रहे हो? 4,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कितने साल तक लोन चलेगा? सर 25 ईयर्स तक लोन चलेगा। और इंटरेस्ट का रेट क्या लग रहा है? 5%।
तो इस हिसाब से आप बताइए मुझे व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। चलो सर 1.05 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 GT इंटू 4000। तो सर ये आ गया हमारा 56,375.77। तो ये हो गया तुम्हारा लोन का अमाउंट। इतने रुपए का लोन ले लिया और इतने रुपए नगद में दे दिए, तो घर कितने रुपए का रहा होगा? तो घर रहा होगा 76,375.77 रुपीज। तो सर घर हमारा रहा होगा 76,375.8 रुपीज का। ठीक है दोस्त, चलेगा? फाइन। तो लैंग्वेज समझे क्या? देखो कैलकुलेशंस कुछ टफ नहीं है, बस समझ में आना चाहिए फंडा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि घर की प्राइस कितने की है, कैश डाउन प्राइस। तो मैंने बोला एक तो डाउन पेमेंट 20,000 की पे कर रहा हूं, बाकी का लोन लिया हूं। तो कितने का लोन लिया हो? लोन की वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, पता चल गया कि घर कितने का है, 76,000 रुपीज का। अब यहाँ पर गोयल रो रहा है कि क्वेश्चन 3 और 5 नहीं बन रहा, क्वेश्चन 3 और 5 नहीं बन रहा। क्या यार, ऐसा सेम क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 4B में हो चुका है, भूल जाते हो तो क्या करूं मैं? कितने समय में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा 5% कंपाउंड इंटरेस्ट में? डबल मतलब अमाउंट की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। पैसा डबल होना मतलब अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का डबल हो गया। तो यहां कर दोगे P 1.05 की पावर n इज इक्वल्स टू 2P। P और P कैंसिल हो गए, तो बस तुमको ऑप्शन से चेक करके बताना है कि 1.05 का कितना पावर करूं तो आंसर 2 आ जाए। सेम टू सेम आंसर वाला भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 करने से नहीं आ रहा, 11 12, 12 करने से भी नहीं आ रहा, 13 14, 14 से आसपास आ रहा है। एक ही ऑप्शन हमारा आसपास वाला है, उसी को टिक कर देंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन हो चुका है सब। 5 में वही चीज ट्रिपल हो जाएगी। ट्रिपल मतलब अमाउंट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो 1 प्लस 0.08 का कितना पावर कर दें ताकि वो 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाए। तो P और P कैंसिल, 1.08 का कितना पावर करने से 3 आ रहा है, ये आपको चेक करना है बस। 1.08 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 और 15 के बीच में आंसर आएगा। तो 14 और 15 के बीच में मतलब 14.285। जब लोन में इंटरेस्ट निकालेंगे तब ना कैश डाउन होगा। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम, क्या कहना चाहते हो? पहले मेरी बात तो समझ लो। घर को खरीदते समय मैंने 20,000 रुपए तुरंत दे दिए, बाकी बचा हुआ जो भी फिगर होगा, जितने का घर होगा उतने का लोन ले लिया, और उस लोन को रीपे करते समय यह दिया हुआ है कि 4,000 रुपए हर साल पे करोगे 25 साल 5% से। इस कैलकुलेशन से लोन निकाल दिया, तो पता चल गया इतने का लोन लिया, इतने का डाउन पेमेंट किया, तो टोटल कैश डाउन प्राइस इतने की हो गई। नाउ आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन योर लैंग्वेज, बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आया तुम्हारा क्या लैंग्वेज है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मैं जो बोल रहा हूं कम से कम वो समझ लो, शायद अपने आप तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने जो बात बताई पिछले क्वेश्चन में, इज इट कॉम्प्लेक्स? इट्स वेरी सिंपल। घर खरीदने गया, जितने का भी घर होगा 20 का डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी बचे हुए का लोन ले लिया। लोन का जो अमाउंट है इट इज विदाउट इंटरेस्ट, तो घर तो मेरा इतने का कहलाया ना, और बाकी जो लग रहा है वो इंटरेस्ट कहलाया, तो घर तो इतने का ही कहलाया ना। तो लोन कितने का है? लोन कैसे निकालते हैं? जो भी मैं 25 साल तक इंस्टॉलमेंट पे करूंगा उसकी आज की वैल्यू मेरा लोन अमाउंट कहलाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8 में सबसे पहले तो ये वाली लाइन देख के कंफ्यूज मत होना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है यहां पर लॉग वॉग यूज करने की, तो इग्नोर दैट। एक व्यक्ति ने घर खरीदा है 3 लाख रुपए का, और उस घर को खरीदते समय 2 लाख रुपए तो उसने परचेस करते समय पे कर दिया, और जो भी बैलेंस है ना, बैलेंस उसके लिए उसने लोन ले लिया 12% का लोन, और उस लोन का इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली वाला है, 20 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 10 साल में लोन पूरा हो जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद पे करोगे, मतलब एन्युटी रेगुलर है। तो बताइए अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगी? सबसे पहले मेरे भाइयों और बहनों लोन अमाउंट बताइए मुझे। चलो कौन बताएगा लोन अमाउंट? सर कितना सिंपल है, आपने 3 लाख का घर लिया, आपने 3 लाख का घर लिया और 2 लाख रुपए तो पे कर दिए, तो मात्र 1 लाख रुपए ही तो बचे।
मात्र 1 लाख रुपए ही तो बचे जो आपको, जितने का आपको लोन लेना पड़ा, ओनली 1 लाख रुपीज। अब आपसे यही पूछ रहा है कि इस 1 लाख के लोन के लिए क्या इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी हर 6 महीने बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर हो जाएगा 20 इंस्टॉलमेंट्स और आई की वैल्यू हो जाएगी 6%। क्यों? क्योंकि 12% तो पर एनम है, तो मंथ हाफ ईयरली हो जाएगी 6%। अब क्या करोगे भाई, फैक्टर निकालोगे और 1 लाख से डिवाइड कर दोगे। तो ये लो भाई, फैक्टर निकाला मैंने 1.06 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GT डिवाइड इक्वल टू इंटू 1 लाख रुपीज विच इज 8718। तो हर साल का इंस्टॉलमेंट हो गया 8718 रुपीज विच इज ऑप्शन ए। सिंपल है भाई। हाँ बेटा, तो लोन आदर्श भाई, लोन अमाउंट क्या होता है, विथ इंटरेस्ट थोड़ी होता है, उसका रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट होता है। जैसे यहां भी लोन 1 लाख रुपए का है, लेकिन तुम पे कितना करने वाले हो, 8718 20 बार अगर 8718 पे करोगे तो 1,74,000 मतलब 74,000 तो इंटरेस्ट का लग गया। हाँ, बाकी बचा तो इंटरेस्ट का लग गया। तो घर की कॉस्ट तो 3 ही लाख रुपए कहलाई ना, घर थोड़ी 3,74,000 का हो गया है कि नहीं। चलो, अरे यार ऐसे अमाउंट पढ़ के फ्यूचर वैल्यू थोड़ी हो जाता है। अच्छे से पढ़ो लैंग्वेज को यार, ऐसे तुम यार ऐसे लिटरल सेंस में हर चीज देखने लगोगे। हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है वो पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। पर फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन या प्रेजेंट वैल्यू का, ये तो कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि तुमने लोन लिया है। तो लोन का मतलब होता है सारी इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी अमाउंट दिख गया तो फ्यूचर वैल्यू, उसको कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा। भाई 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 बहुत गलत जा रहे हो तुम, बहुत गलत जा रहे हो। चलो, बहुत ही गलत चले गए तुम तो। ये मैं बताता हूं अमाउंट वाला क्वेश्चन जहां पर कहीं अमाउंट लिखा हुआ था पहले। इफ द अमाउंट ऑफ एन्यूटी आफ्टर 25 ईयर्स इज 5 लाख रुपीज, तो यहां पर अमाउंट वर्ड का उस कंटेक्स्ट में अमाउंट वर्ड को समझो क्या बोल रहा है। कुछ पैसा लगाने के बाद 25 साल के बाद इतना पैसा आ रहा है, तो यहां पर फ्यूचर वैल्यू यूज करने के बजाय अमाउंट वर्ड यूज कर दिया है। ऐसा नहीं कि कहीं भी अमाउंट लिखा हुआ है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के फ्यूचर वैल्यू कर देंगे उसको। नहीं रे भाई, ऐसा नहीं यार, ये भी तो दिक्कत है ना क्षितिज भाई, ऐसा रटना थोड़ी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। I just told you that amount can be substitute in place of future value when needed। तो अगर क्वेश्चन पढ़ के तेरे को नहीं समझ में आ रहा तो फिर तू इंटरप्रीट कर सकता है, अच्छा अमाउंट का मतलब फ्यूचर बोलना चाहता है यहां पर। बट यहां तो क्लियर क्वेश्चन है कि भाई तुमने 3 लाख का घर लिया, 2 लाख पे कर दिए, बाकी बचा हुआ का लोन ले लिया। तो बताओ लोन जो लिया तुमने उसकी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी। तो मैंने बोला लोन है 1 लाख रुपए का, उसकी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए लोन वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं प्रेजेंट वैल्यू का। ओके गाइस, क्षितिज समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं सर एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, जो हमारा आज का मेन एजेंडा है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक। ठीक है, सो टुडे वी विल डू एडिशनल क्वेश्चन बैंक नाउ। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। सो एवरीवन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। The difference between the compound interest and simple interest at 5% per annum for 4 years on ₹20,000। बहुत ही सिंपल है, एक बार CI निकालो, एक बार SI निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, तुमको आंसर मिल जाएगा। सर ये तो सीधे कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। CI निकल जाएगा मेरा 1.05 का पावर 4 234 माइनस 1 इंटू प्रिंसिपल 20,000 विच इज 4310, और CI हो जाएगा, SI हो जाएगा मेरा 20,000 इंटू 5% इंटू 4,000। तो CI माइनस SI 310 रुपए, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली on 10,000, the rate for the first and the second years is 6% and for the third year it will be 9%। तो देखो भाई, वैसे 3 साल का क्वेश्चन है पूरा, लेकिन कंपाउंडिंग हर 6 महीने में हो रही है। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल,
तो हर 6-6 महीने में कंपाउंडिंग होगी, हर 6-6 महीने में कंपाउंडिंग होगी। तो पहले 2 साल तक तुम्हें जो रेट यूज करना है वो है 6%। इसका मतलब ये हो गया कि जो आई की वैल्यू होगी वो 3% होगी। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली यूज कर रहे हो ना, तो +3%, +3%, +3% और +3%। और उसके बाद जो थर्ड ईयर है तुम्हारा उसमें 9% यूज होना है, तो रेट 9% हो गया थर्ड ईयर का, बट आई की वैल्यू 4.5% हो गई क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो +4.5% +4.5%। प्रिंसिपल था तुम्हारा कितना 10,000, तो बताइए अब 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, यही कैलकुलेटर में लगा दो। 10,000 +3% +3% +3% +3% +4.5% +4.5%, 12290 ये आ रहा है यहाँ पे। तो बताइए फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए का है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 12290 माइनस 10,000 मतलब 2290। अभी 2290 तो हमारा आंसर आ रहा है, पर ऑप्शन में है ही नहीं। क्या करूंगा, कौन सा ऑप्शन लगा दूं? अभी तक जब तुम्हारा आंसर मैच नहीं करता था ना ऑप्शन से, तो तुम क्या करते थे, क्लोजेस्ट ऑप्शन लगा देते थे। तो तुमको यहां पर ये लगेगा कि चलो ऑप्शन बी लगा देता हूं, लेकिन अब सुनो, तुम क्लोजेस्ट ऑप्शन तब लगाते थे जब ऑप्शंस काफी दूर दूर होते थे। यहां पर अगर तुम क्लोजेस्ट लगाने जाओगे तो ये तो इन दोनों के बीच में खुद 2 रुपए का गैप है, तो तुम 3 रुपए की राउंडिंग ऑफ कैसे कर सकते हो? आपस में ऑप्शंस के बीच में ही इतना छोटा सा गैप है कि हाउ कैन यू से दैट यार 2290 की जगह ये वाला लगा देता हूं। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम तुम्हारे पास नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दिया है। तो लुकिंग टू द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑप्शंस आई शुड प्रिफर नन ऑफ दीज। अब यहां पर धरने पर बैठने वाली बात आएगी लोगों की। धरने पर बैठेंगे लोग, बोलेंगे क्यों सर, आप तो अभी तक ऐसा क्लोजेस्ट ऑप्शन होता था तो क्लोजेस्ट ऑप्शन को टिक करवा देते थे, इस बार आपने नन ऑफ दीज क्यों लगा दिया? मात्र 3 रुपए का ही तो गैप है दोनों के बीच में। मैं बोल रहा हूं भाई, मान ले तेरा यहां पर ना ऐसा लिखा होता ना, मान ले यहां पर लिखा होता 2300, तो मैं जरूर बी को टिक कर देता कि भाई ये ऑप्शंस आपस में खुद ही दूर दूर हैं और राउंडिंग ऑफ मात्र 3 रुपए की है। लेकिन यहां पर तो हमारा ऑप्शन ही खुद 2-2 रुपए के गैप में है, तो हाउ कैन आई टेक द राउंडिंग ऑफ बाई? इससे बेटर होगा नन ऑफ दीज लगा दूं। ठीक है, समझ गए ना? अरे समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज ड्यू इन 2 years at 5% per annum CI when the interest is paid on yearly basis। तो आपको निकालना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years at 5% per annum compounded when the interest is paid on yearly basis। 2 साल के बाद आपको 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। ये एन्यूटी का सवाल नहीं, यहां पर कहीं भी ईच ईयर या इंस्टॉलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, एनुअल कंपाउंडिंग है, 2 साल के बाद तुमको 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो उसकी आज की वैल्यू क्या है? तो मैंने तुमको निकालना सिखाया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश फ्लो 10,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय, कैश फ्लो को डिवाइड कर देते हैं 1 + i की पावर n से। n कितना हो जाएगा 2 साल का? तो बताओ कितना आ जाएगा डिस्काउंटिंग करके? तो डिस्काउंटिंग करके आंसर आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1.05 का स्क्वायर, 9070। अब बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करूं? ऑब्वियसली ऑप्शन है, मैच कर गया ना ऑप्शन है तो। ठीक है, चलो वही सेम क्वेश्चन है लेकिन अब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बेसिस पे कर दी है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आई की वैल्यू हो जाएगी 5% की जगह 2.5% और एन की वैल्यू हो जाएगी, अब 2 बार कंपाउंडिंग होने की जगह 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 आफ्टर 2 years विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय 1.025 का पावर 4। चलिए, तो 1.025 इंटू 234 डिवाइड इक्वल टू इंटू 10,000 विच इज 9059.50। अब कौन सा ऑप्शन टिक करूं? 9059.50। अगेन अगर मैं देखूं तो 1-1 रुपए का गैप है ऑप्शंस के बीच में, इसके और इसके बीच में 1 रुपए का गैप है, इसके और इसके बीच में 1.5 रुपीज का गैप है। तो मेरे हिसाब से लुकिंग टू द ऑप्शंस आई शुड गो टू द एक्यूरेट वन, और एक्यूरेट वन के हिसाब से भी 9060 तो है ही नहीं मेरे पास, तो ऑप्शन डी लगाना ही ज्यादा बेहतर होगा यहां पर भी। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन डी लगाना विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि अभी आपने ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी किया, ये 2290 वाला। अब अगर आपको पीछे इसका आंसर सी मिलता है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप एक ही पॉलिसी पर चलो कि अगर मेरा एक्यूरेट आंसर से मेरे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे और ऑप्शंस काफी क्लोज भी हैं, ठीक है, इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने प्लस में सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दी और प्लस में इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं। यूट्यूब पर पिछले अटेम्प्ट में करवा चुका हूं, वहां से देख सकते हो आप। रीसेंट अटेम्प्ट में अब इतना टाइम नहीं कि करवाऊंगा मैं, ठीक है, रिकॉर्डेड देख सकते हो उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 5, टॉम डिक एंड हैरी। ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई, वेरी गुड क्वेश्चन, सबसे यूनिक है, सबसे अलग। इस क्वेश्चन को स्टोरी से समझोगे तुम, तब मजा आएगा तुमको, स्टोरी से। जयेश भाई बहुत बढ़िया हूं मैं, जोरदार तुम्हारी तरह। सो जॉनसन ने 1 लाख रुपए छोड़े हुए हैं, इस डायरेक्शन पर छोड़े हुए हैं कि इट शुड बी डिवाइडेड इन सच अ वे कि उसके जो 3 माइनर सन है, टॉम डिक एंड हैरी, जिनकी एज अभी 9 ईयर्स, 12 ईयर और 15 ईयर हैं, दे ऑल शुड रिसीव इक्वल अमाउंट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। लेकिन उस 1 लाख रुपए को उसने ऐसे नगद में नहीं छोड़ दिया है, उस 1 लाख रुपए को उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 3.5% के रेट से। तो बताइए तीनों सन को जब जब वो 25 साल के होंगे तो कितने रुपए मिलेंगे। अब ध्यान से सुनना भाई, मजेदार सवाल। अगर मैं मेरे पैसे घर में छोड़ देता 1 लाख रुपए कि भाई तीनों को बराबर बांटने हैं जब जब वो 25 के होंगे, और कोई इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं है यहां पर, तब तो सिंपल हो जाता भाई, 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 3, सबको 33,333 रुपीज मिल जाते तीनों बच्चों को। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं है भाई, सवाल में पैसा ग्रो कर रहा है, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है उस पर। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, तीनों बच्चों के नाम लिखता हूं मैं, टॉम, डिक एंड हैरी। कौन मुझे बताएगा कि टॉम को कितने साल बाद पैसा मिलेगा? सर टॉम अभी 9 ईयर्स का है और टॉम को पैसा मिलने वाला है जब वो 25 की एज का हो जाएगा। तो टॉम को 25 ईयर्स की एज में पहुंचने में अभी कितने साल लगेंगे बताइए? हाउ मेनी ईयर्स विल बी रिक्वायर्ड so that Tom can become a 25-year-old boy? 16 years to attain age of 25। तो 25 की एज तक पहुंचने के लिए कितने साल इनको लगेंगे? 16 ईयर्स लगेंगे। उसके बाद डिक की बात करता हूं, सर 13 ईयर्स। और हैरी की बात करता हूं तो हैरी को लगेंगे सर 10 ईयर्स, ठीक है। सो 16 ईयर्स, 13 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, वेरी नाइस। अब सुनना, मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल ऑफ देम इज एक्स, क्योंकि मुझे पता तो नहीं है फिगर, एक्स मान लेता हूं मैं। तो पहले बच्चे को भी 16 साल बाद एक्स मिलेगा, इसको 13 साल बाद और इसको 10 साल बाद। तीनों को सेम फिगर मिलने वाला है एक्स रुपीस, अलग अलग सालों के एंड में। तो अगर मैं ये बोलूं कि इनको जो भी फिगर मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एक्स, तो जो भी इनको एक्स अमाउंट रिसीव होने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने बोला इस बंदे को 16 साल बाद एक्स मिलेगा, तो उसकी आज की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 1.035 का पावर 16। देखो ना, किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर फिगर 16 साल बाद मिलने वाला है, तो 16 साल की डिस्काउंटिंग कर दोगे 3.5 के रेट से, तो उसकी आज की वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलरली दूसरे वाले का, इसमें 13 ईयर्स की डिस्काउंटिंग कर दो, थर्ड वाले में 10 ईयर्स की डिस्काउंटिंग कर दो। जब तुम ये तीनों की डिस्काउंटिंग करोगे, व्हेन यू डिस्काउंट ऑल 3 ऑफ देम, और फिर इनको जोड़ोगे, तो इस पूरे का टोटल आना चाहिए तुम्हारा कितने रुपए के बराबर? 1 लाख रुपीस के बराबर। अरे हाँ यार, 1 लाख रुपीस तो आज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू है। वाओ, तो दिस इज द ओनली वे बाय विच वी कैन डू दिस क्वेश्चन। तो अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं तुमको, पहले फिर से यहां तक समझाता हूं, उसके बाद अपन लोग सॉल्व करेंगे आखिरी में इसको, ठीक है। 1 लाख रुपए जॉनसन ने छोड़ दिए, ठीक है, और अपने लॉयर को बोल दिया कि भाई देखो, मैं तो अब कुछ दिनों का मेहमान हूं, मैं तो बेड में हूं भाई,
और डॉक्टर ने बोल दिया है बस अब आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो अब ये 1 लाख रुपए मेरी सेविंग्स है भाई, ये तीनों बच्चों के बीच में बांटना है। बट लॉयर को ये बोला सुनो भाई, ये 1 लाख रुपए अभी तो तुम इन्वेस्टमेंट में डाल दो 3.5%, क्योंकि 25 साल के जब तक ये नहीं होते तब तक इनको देने का मतलब नहीं, उड़ा डालेंगे पूरा का पूरा। तो ये 1 लाख रुपए को अभी 3.5% ब्याज में डाल दो। फिर जब इंडिविजुअली तीनों 25-25-25 साल के होंगे ना, तब उनको एक इक्वल फिगर दे देना। अब लॉयर बेचारा कंफ्यूज हो गया कि यार कितना इक्वल फिगर दूंगा, ऐसे कैश में दे दिए होते तो 33,000 दे देता सबको। आपने तो कंफ्यूजन में डाल दिया कि तीनों को इक्वल फिगर कैसे दूं मैं, और तीनों को अलग अलग समय पे इक्वल अमाउंट देना है। एक को 16 साल बाद जो अमाउंट मिलेगा वही दूसरे को 13 साल बाद मिलेगा, और वही तीसरे को 10 साल बाद मिलेगा। तो फिर यहां पर काम आता है प्रेजेंट वैल्यू का। कैसे? तो मैंने मान लिया कि तीनों को जब जब वो अपने अपने 25 साल के एज में पहुंचेंगे तब तब उनको एक्स 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 फिगर मिल जाएगा। तो उस एक्स फिगर की आज की वैल्यू कैसे निकालोगे? उसमें से इंटरेस्ट हटा के, क्योंकि उनको जो पैसा मिलेगा वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा। तो यहां से अगर एक एक्स फिगर में से 16 साल का इंटरेस्ट हटाऊं, ये वाले एक्स फिगर में से 13 साल का इंटरेस्ट हटाऊं, और ये वाले फिगर में से 10 साल का इंटरेस्ट हटाऊं, तो सारा इंटरेस्ट हट जाएगा। फिर जो फिगर आएगा वो 1 लाख रुपए होना चाहिए। द टोटल प्रिंसिपल वैल्यू, आज की वैल्यू 1 लाख रुपए। अगर इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर दोगे तो एक्स का फिगर पता चल जाएगा तुमको। क्या सभी लोगों को लॉजिकली इक्वेशन समझ में आई? फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं। सर कर दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इक्वेशन के हिसाब से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो 1/1.035 का पावर 16 प्लस 1/1.035 का पावर 13 प्लस 1/1.035 का पावर 10। एक्स कॉमन ले लिया तीनों में से, और इसको प्लस कर रहा हूं तो अंदर प्लस कर दिया, इज इक्वल्स टू 1 लाख। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को अपन कैलकुलेटर में जोड़ के आंसर निकाल देते। तो 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एम प्लस, वापस से 1.035 इंटू, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिवाइड इक्वल फिर एम प्लस, क्योंकि नीचे बैठा है ना ये। 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस, देन 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस। मेमोरी रिकॉल, तो 1.925 x इंटू 1.925 इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 1 lakh divided by 1.925 which is 51948 इसके आसपास आ रहा है, 51948। अब देखो यहां पर अब समझने वाली बात है कि भाई 51948 लगाना चाहिए या फिर डी लगाना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शंस के बीच में काफी गैप है, देखो काफी गैप है। वैसे काफी गैप नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि अगर मैं यहां देखूं तो 6 रुपए का ही गैप है, तो उस हिसाब से तो नन ऑफ दीज लगाना चाहिए। इसका पीछे आंसर देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, एक बार मॉड्यूल में देख के बताइए, डी दिया हुआ है या फिर बी दिया हुआ है। क्योंकि इसके और इसके बीच में देखा जाए तो अराउंड 50 रुपीज 46 रुपीज का गैप है, तो उतना राउंडिंग ऑफ करना चाहिए कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इन दोनों के बीच में 6 रुपए का गैप है मात्र, तो उस हिसाब से आंसर आना चाहिए डी, नन ऑफ दीज अगेन। राइट आंसर इज दिस, बट राइट ऑप्शन होना चाहिए डी। डी दिया ना बस, बट परफेक्ट है। तो लॉजिक भी क्लियर है अपने पास लॉजिक भी क्लियर है कि डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सर ये दोनों ऑप्शंस के बीच में 6 रुपए का गैप है मात्र, तो इसका नियर अबाउट थोड़ी बोल सकते हो। इन दोनों के बीच में 48 रुपीज का गैप है, मतलब सही आंसर जो है वो तीनों ऑप्शन नहीं है, एक अलग ही ऑप्शन सही आंसर है, विच इज डी। ठीक है एवरीवन, चलो गुड। ट्रेडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया आपका डी। अब पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर ये नहीं है कि भाई तुम ऑप्शन कौन सा लगा रहे हो, बात यह कि तुमको समझ में आना चाहिए कि राइट आंसर क्या है। और वैसे भी ये जो क्लोज वाले ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं ना, पेपर में कभी ऐसे ऑप्शंस नहीं होते कि दो ऑप्शंस के बीच मात्र 6 रुपए का गैप है, तो जनरली नन ऑफ दीज नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, बट अभी क्या एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जानबूझ के उसको कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश करते हैं, बट हम लोगों ने वो वाली ट्रिक भी समझ ली है कि भाई अगर ऑप्शंस पास होंगे तो फिर हम नियर बाउंड मतलब राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, तो फिर हम नन ऑफ दीज लगा के आएंगे। वही चीज हमने यहां पर भी करी। चलो, कितने सालों में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा 5%? सेम क्वेश्चन 4D में दिया हुआ है,
और आपका आंसर आया था 14.2 ईयर। अब ये ना बहुत रॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है, रॉन्ग क्वेश्चन। क्यों भाई? क्योंकि तुम ये जरूर पता कर लोगे कि 14 और 15 के बीच में आंसर है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि बी को टिक करूं या डी को। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इसका आंसर जो है ना भाई वो 14 ईयर्स 2 मंथ्स और 15 डेज आ रहा है, और उन्होंने पता नहीं बी और सी दोनों क्यों दे दिए। तो मैं आपसे बस ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिए। इस क्वेश्चन को जब मैं एक्चुअली एकदम डिटेल में सॉल्व करने गया ना, तो मेरा आंसर जो है वो 14 ईयर्स 2 मंथ्स एंड सम डेज आ रहा है। तो हाउ कैन आई डिसाइड वन ऑफ देम, बी और सी? अगर सिर्फ ऐसा दिया होता 14 ईयर 2 मंथ्स और यहां पर 16 दिया होता तो मैं इसको टिक कर देता, लेकिन भाई यहां तो कंफ्यूजिंग कर दिया जबरदस्ती, इसलिए आपको बिल्कुल भी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एक्चुअली मैथमेटिकली अ रॉन्ग क्वेश्चन गिवन इन द एडिशनल क्वेश्चन बैंक। चलो ये देखो, ये बढ़िया है। कितने सालों में पैसा तुम्हारा ट्रिपल हो जाएगा अगर तुम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग चला रहे हो? तो मतलब 1.025 का कितना पावर करने से प्रिंसिपल जो है वो 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल बन जाता है। ट्रिपल है ना, ट्रिपल। तो पी और पी कैंसिल हो गया। अब आपको ये चेक करके बताना है कि 1.025 का कितना पावर करने से 3 आ रहा है। सर 25 क्यों लिया आपने? क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयर लिए, तो आई की वैल्यू 2.5% हो जाएगी। कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूं मैं। 1.025 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर यहाँ n की जगह 18 रख रहा हूं तो आंसर तो नहीं आ रहा 3। 19 20 21 22 23 22 से भी नहीं आ रहा, फिर तो सारे ऑप्शन गलत हैं। गलत बात, ऐसा नहीं है भाई। 1.025 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 हो गया। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और 45। तो n की वैल्यू 44 और 45 के बीच में आ रही है। 44 और 45 के बीच में भाई हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है और 44 आ रहा है, मतलब टाइम कितना हो जाएगा? 22 ईयर्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली। अब तुम मुझे बता दो, क्या कोई ऑप्शन दिया हमारे पास 22 ईयर्स वाला? हाँ सर दिया है ना, ऑप्शन डी। अरे हाँ यार सर, ये तो हम भूल ही गए थे। हमको लगा एन निकालना है। ना जी ना, एन थोड़ी निकालना है, यहां तो आपको टाइम निकालना है, टाइम, एन थोड़ी निकालना है। ठीक है जी, चलो। अरे सबको समझ में आया क्या क्वेश्चन 7? हाँ जित्तू पटेल, गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है ठीक है एवरीवन। अरे बता भी दो भाई, अब बता भी दो यार, किसका इंतजार कर रहे हो तुम? ठीक है, गुड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मशीन इज डेप्रिशिएटेड 10%, मतलब डेप्रिशिएटेड 10, कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, बताइए कितने साल पुट टू यूज हुआ होगा मशीन। तो मैंने बोला कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू 1 माइनस 0.1 का कितना पावर करने से स्क्रैप वैल्यू जो है वो 9000 के बराबर आ रही है। ऑप्शन से चेक कर लीजिए इसको। तो अगर मैं 7 ईयर्स का डेप्रिशिएट करता हूं तो 0.9 का पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 23240, तो स्क्रैप वैल्यू आती है मेरी 11,115, जबकि मुझे 9,000 चाहिए, तो गलत हो गया ये। फिर 1 माइनस 0.1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 9 इंटू 23240 करता हूँ तो स्क्रैप वैल्यू आती है 10,000 की, तो ये भी गलत हो गया। 9 ईयर्स करके देखता हूँ डेप्रिशिएट, 0.9 का पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 23240, 9,003 रुपीज आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली यही सही आंसर है आपका, ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन सी से सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। चलो मशीन वर्थ रुपीज 497.40 इज डेप्रिशिएटेड एट 15%, व्हेन विड इट्स वैल्यू रिड्यूस टू 2 लाख रुपीज। फिर से एन की वैल्यू तुमको निकालनी है, बन जाएगा भाई, ये तुम लोग खुद कर लेना। 9 और 10 एक जैसे हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है अली बाबा वाला। अली बाबा बोरो कर रहे हैं 6 लाख रुपए, 20 इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग एट द एंड, तो कितना पैसा? अरे सिंपल है भाई, 6 लाख रुपीज तुम्हारा लोन अमाउंट हो गया। तुमको ये पता करना है कि हर साल कितना एनुअल पेमेंट करना, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इनटू कर दिया तुमने प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर, और 20 इंस्टॉलमेंट है और एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो सीधे रेट यूज हो जाएगा। फैक्टर निकाला, 6 लाख से डिवाइड कर दिया,
तो 1.06 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GT डिवाइड इक्वल टू इंटू 6 लाख रुपीज विच इज 52310. Okay, sir, 52310. Option C is the correct answer. Now, sinking fund create कर रहे हो आप फॉर द डिबेंचर्स जो आपको 25 साल बाद रिडीम करने 5 लाख रुपए के. सो यू नीड 5 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स. मतलब आपका फ्यूचर वैल्यू एट 25 ईयर एंड 5 लाख रुपए हो गया है. अब उसके लिए आपको यह बताना है कि हर साल कितने पैसे अलग करने चाहिए और 4% का इंटरेस्ट रेट है. तो मैंने बोला सिंपल हो गया, 5 लाख रुपीज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर हो जाएगा तुम्हारा फॉर 25 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4% से. कर लो ट्राई. 1.04 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -1 डिवाइडेड बाय 0.04. तो मेरा फैक्टर आ रहा है 41.64 के आसपास कुछ. तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू इंटू 5 लाख 12,005.9 रुपीज. तो 12,005.9 रुपीज मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 12,005.9 रुपीज. ठीक है, इजी है भाई ये वाला. नहीं, ऐसा नहीं लिखा एंड में पे करना है. हाउ मच प्रोविजन यू हैव टू मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर. ये देखो ईच ईयर, मुझे 25 साल के बाद 5 लाख रुपए होने चाहिए मेरे हाथ में. उसके लिए हर साल अपने बिजनेस में से कितना पैसा हटा के इन्वेस्ट करता जाऊं ताकि 25 साल के एंड में मेरे हाथ में 5 लाख रुपए हो जाएं. समझो, मेरे नजरिए से समझो क्वेश्चन को. हर साल अपने बिजनेस में से प्रॉफिट्स में से कितना पैसा साइड करके इन्वेस्ट करता जाऊं ताकि 25 साल के एंड में मेरे पास 5 लाख रुपए रहें. तो बोले हर साल 12,000 रुपए आप इकट्ठे करो, साइड में इन्वेस्ट करते जाओ 4% के रेट से. अपने आप 25 साल के एंड में उस खाते में तुम्हारे पास कितना बैलेंस रहेगा? 5 लाख रुपीज का. चलो, अ मशीन कॉस्ट रुपीज 5,20,000 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स. अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस अ न्यू मॉडल. ये भी सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन है. एक मशीन तुमने खरीदी है 5,20,000 की जो 25 साल तक चलेगी. अब क्या होगा, 25 साल बाद तुम्हारी मशीन तो खराब हो जाएगी, तो नई खरीदनी पड़ेगी. 25 साल बाद जो नई मशीन खरीदोगे वो इतनी महंगी आएगी और पुरानी मशीन को बेच के इतने रुपए मिल जाएंगे. तो तुम्हें अभी से कितने कितने पैसे हर साल सेट असाइड कर देने चाहिए ताकि 3.5% से अगर तुम्हारा ब्याज चल रहा हो तो तुम्हें ये पता चल जाए कि आखिरी के एंड में तुम्हें पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाए. तो मैंने बोला देखो भाई, सिंकिंग फंड अमाउंट कितना है, मतलब मुझे कितना टारगेट अमाउंट चाहिए 25 साल के बाद. तो मैंने बोला मुझे जो फंड बनाना है ना, वो एक तो बनाना है 5,20,000 इंटू 1.25. जो मेरी नई मशीन आएगी वो इतने रुपए की आएगी. जो मेरी नई मशीन आएगी, न्यू मशीन, इट विल बी ऑफ दिस फिगर. लेकिन क्योंकि पुरानी मशीन को बेच के 25,000 रुपए मेरे पास आ जाएंगे तो वो मेरे को अरेंज नहीं करने पड़ेंगे. तो 25 साल के बाद इतने पैसों की जरूरत है और इतने पैसे ऑलरेडी रहेंगे. तो नेट कितने पैसों की और जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट, पहले ये बता दो मुझे. तो सर मुझे 25 साल के बाद 6,25,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है. तो दिस विल बिकम माई फ्यूचर वैल्यू. तो 6,25,000 इज रिक्वायर्ड आफ्टर 25 ईयर्स. तो हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट एवरी ईयर. तो मैंने बोला अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू 1.035 पावर 25 -1 डिवाइडेड बाय 0.035. तो बताइए अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी. 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 -1 डिवाइडेड बाय 0.035 डिवाइड इक्वल टू इंटू 6,25,000 16046. अब तो नन ऑफ दिस का कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास. तो बताओ नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये. और यहां पर वैसा भी नहीं कि नियरेस्ट ऑप्शन और सारे ऑप्शंस में 2-2 3-3 रुपए का गैप हो. अच्छा खासा गैप है. तो दिस नॉर्मली लुक्स नियरेस्ट टू माय आंसर. ठीक है, चलो. ठीक है ना भाई.
सो सिंकिंग फंड आपको बनाना है इतने रुपए का, लेकिन 25 रुपए, मतलब आपको मशीन खरीदनी है इतने रुपए की 25 साल बाद, तो इतने पैसों की जरूरत होगी, लेकिन इतना पैसा तो पिछली पुरानी मशीन को बेच के आ जाएगा, तो नेट नेट इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे अरेंज करोगे? हर साल इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करते जाओ, 3.5% से वो ग्रो होते जाएंगे, अपने आप 25 ईयर के एंड में इतना पैसा हो जाएगा। ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का प्रैक्टिकल यूज है। फिर राजा को रानी, ये वाला सुनो। राजा जिनकी एज 40 साल की है, वो चाहते हैं कि उनके डेथ के समय 40 लाख रुपए उनके पास रहें। जब राजा चाहते हैं कि जब उनकी डेथ हो रही हो ना, तब उनके पास 40 लाख रुपए रहें जो वो अपनी रानी को दे सके। अगर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी और 30 साल की बची हुई है और वो अभी से पैसा जो है इन्वेस्ट करना चालू कर देते कमेंसिंग नाउ एट 3%, तो बताओ फिर कितना पैसा उनको इन्वेस्ट करना चाहिए एनुअली। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज मिली मेरे को, कमेंसिंग नाउ मतलब एन्युटी ड्यू। क्योंकि तुमसे ये पूछा जा रहा है कि हर साल तुम कितना इन्वेस्ट करोगे, लेकिन स्टार्ट कर रहे हो आज से, तो एन्युटी ड्यू, और तुमको चाहिए 40 लाख रुपए आफ्टर 30 ईयर्स, जब डेथ होने वाली होगी। तो फ्यूचर वैल्यू भी दिया हुआ है, तो 40 लाख रुपीज इज माई फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी ड्यू, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मुझे निकालना है, इंटू 1.03 इंटरेस्ट रेट फॉर 30 ईयर्स -1 डिवाइडेड बाय 0.03, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू इंटू 1.03। क्यों? अरे ड्यू है ना, ड्यू में 1 + i एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है। ड्यू के क्वेश्चन में 1 + i एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है, उतना और कर दो। तो ये हो गया मेरा 1.03 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.03 47.57 इंटू 1.03। इस पूरे को डिवाइड इक्वल टू कर दिया 40 लाख से, तो 81628 करके मेरा आंसर आ रहा है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 81628। ये तब आ रहा है आंसर जब वी हैव टेकन दैट दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू ड्यू, एज पर ड्यू। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अब एक बार गलत करके देखते हैं। गलत मतलब हम लोग इग्नोर कर देते हैं इस वाले वर्ड को, इन्वेस्टमेंट कमेंसिंग नाउ। नाउ का मतलब तो अभी होता है स्टार्टिंग टुडे, इग्नोर कर देते हैं। रेगुलर से करके देखते हैं, तो ये 1 + i नहीं आएगा, तो 40 लाख विल बी इक्वल्स टू 1.03 का पावर 30 -1 अपॉन 0.03 इंटू AI। बस ये 1.03 नहीं लिया, चेक करूं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.03 डिवाइड इक्वल टू इंटू 40 लाख 84,077। सर देखो अब मैच कर रहा है ऑप्शन डी। तो अब इस सवाल के अंदर जो स्पेशल पॉइंट है वो समझो। एज पर द लैंग्वेज द करेक्ट आंसर इज 81,628, लेकिन आसपास कोई ऑप्शंस ही नहीं भाई। 81,628 वाले तो ऑप्शंस दिख ही नहीं रहे मेरे को, फिर क्या करूं? फिर मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है, उन्होंने ड्यू का हिंट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी शायद उन्होंने ही गलती से सॉल्व कर दिया हो, तो हम गलत करके देख लेते हैं एक बार। गलत तो गलत करके देख रहे तो मैच कर रहा है, मतलब क्वेश्चन ने खुद ये लैंग्वेज लिखी कि इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग नाउ, लेकिन खुद ही ड्यू का फॉर्मूला लगाना भूल गए और अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करके आंसर दे दिया। लेकिन ऐसा पेपर में भी हो सकता है भाई कई बार कि तुम क्वेश्चन को ड्यू के हिसाब से कर रहे हो और चारों ही ऑप्शन तुम्हारे मैच नहीं किए, फिर ऐसे केस में तुम रेगुलर से करके मैच करवा लेना। उल्टा भी हो सकता है, तुमने रेगुलर से करके क्वेश्चन किया और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किए। हाँ, नन ऑफ दीज दिया होता तो मैं ऑब्वियसली नन ऑफ दीज लगाता। बेटा नन ऑफ दीज नहीं दिया, इसीलिए तो मुझे ये करना पड़ा। तुम खुद सोचो गोयल भाई, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं दिया इसीलिए मुझे ये तिकड़म करनी पड़ी कि मेरे को गलत सॉल्व करना पड़ा रेगुलर लगा के। तो अभी के लिए मैं यही मान सकता हूं कि या तो इनको ये लैंग्वेज नहीं देनी थी, या तो फिर सही ऑप्शन या नन ऑफ दीज ऑप्शन में देना था। क्या हम अपने कॉन्सेप्ट को हिला दें एक क्वेश्चन के लिए? क्या इस एक क्वेश्चन में जहां पर मॉड्यूल में मिस्टेक है, उस मिस्टेक के लिए क्या हम अपने कॉन्सेप्ट हिला दें? नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एडिशनल क्वेश्चन बैंक, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अप्पू रिटायर कर रहा है 60 ईयर्स में और उसे पेंशन मिलेगी 14,400 रुपीज की, जो कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में मिलेगी।
ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना। अप्पू 60 साल में रिटायर हो रहे हैं और उनको 14,400 अ ईयर, एक साल में इतनी पेंशन मिल रही है, लेकिन 2 टुकड़ों में मिल रही है, मतलब 7200 है तो एक साल की 14,400 की पेंशन, लेकिन आधे आधे करके मिल रही है। 7200 पहले 6 महीने में, फिर 7200 अगले 6 महीने में। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एक्सपेक्टेड टू बी 13 ईयर्स, आने वाले 13 साल तक मिलती रहेगी। इंटरेस्ट रेट इज 4% पर एनम और कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, बिल्कुल सही बात है। तो व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, तो हमसे ये पूछ रहा है कि पेंशन तो फ्यूचर में दिया जा रहा है, तो एक सिंगल फिगर बताओ जो उसकी जगह आज दे दिया जाए तो भी काम बन जाएगा। तो मैंने बोला देखो, जो चीज फ्यूचर में मिल रही है तो विथ इंटरेस्ट मिल रही है, तो अगर आज की वैल्यू निकालनी है तो उसमें से इंटरेस्ट रिमूव कर दो, इंटरेस्ट रिमूव कर दो मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 7200 रुपीज का, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर में एन की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 13 ईयर्स दिया हुआ है, तो 13 ईयर्स में 26 बार इंस्टॉलमेंट आएगी 7200 की, तो एन की वैल्यू 26, और इंटरेस्ट रेट 4% की जगह 2%, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। अब इसको सीधे हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं। 1.02 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 GT into 7200 144871। नियरेस्ट आंसर ऑप्शन बी। Done, sir. With this, we are over with additional question bank also, and we are done with the last additional question bank. So आज का लेक्चर खत्म होता है। अब जब हम परसों मिलेंगे तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू वाला पार्ट करेंगे, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, जो कि बहुत इजी भी है। तो आखिरी में मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी करवाऊंगा, ठीक है। सो आई होप गाइज आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रहा और बहुत ही एनर्जी के साथ आपने सेशन को अटेंड किया है। लेकिन ये सेशन कंप्लीट तब कहलाएगा जब इसमें दिए हुए होमवर्क क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से खुद भी करेंगे, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर भी बनना है, ठीक है। मैं आपका पथ प्रदर्शक हूं, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन आपकी सबसे अच्छी ग्रिप तब बनेगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू रिपोर्ट इन द कमेंट बॉक्स। जैसे वीडियो एंड होता है, अपलोड होता है, कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है, उस कमेंट बॉक्स में जरूर अपना होमवर्क रिपोर्ट करिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको बन गए और कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं बने हैं, ये जरूर लिखें, ठीक है जी। चलिए, वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक, तो जो भी टॉपिक्स मैं करवा चुका हूं, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, सीक्वेंस सीरीज और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और उसके बाद एक और सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन भी हो चुका है। तो स्टैट्स का तो 20 मार्क्स हमारा यूट्यूब में कंप्लीटली लाइव हो चुका है। अब ये सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी। ये सारे टॉपिक मैंने YouTube में करवाए, इसके साथ एक टॉपिक इक्वेशंस मैंने स्पेशल क्लास में भी करवाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने यहां पर अपडेट कर दी है। तो जैसे ही आप ये वाली लिंक को डालोगे अपने ब्राउजर में, आपके सामने गूगल ड्राइव का फोल्डर आएगा, वहां पर एक ग्रीन कलर की शीट दिखेगी जिसमें लिखा होगा प्लेलिस्ट लिंक। उस प्लेलिस्ट की लिंक को क्लिक करना और उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा इस पूरी ड्राइव का। अब मैं अपनी बैचेस के बारे में आपको कुछ बात बता देता हूं। देखो, बैचेस दो टाइप से आप मेरी देख सकते हो। अगर आपको सीए फाउंडेशन मैथ एलआर स्टेट्स की कंप्लीट रेगुलर बैच हमारे ऐप में देखनी है तो दो तरीके से देख सकते हो। सर, सबसे पहले ये बताइए यूट्यूब और वहां पर फर्क क्या है। यूट्यूब में हम स्टडी मटेरियल के मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन आपके पास हमारे एक्सक्लूसिव नोट्स नहीं होते, आप स्टडी मैथ से ही पढ़ रहे होते हो, ठीक है। आपको और दूसरी चीजों का जो एक प्रॉपर रूटीन नहीं मिल पाता यूट्यूब में, जो आपको वहां पर मिलता है बैच के अंदर, ठीक है। तो देखो भाई, मंजिल 2.0 बैच मैंने 12 जनवरी से शुरू करी थी। जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी अभी उसमें स्टैटिस्टिक्स शुरू किया हूं, आप वहां से जुड़ सकते हो। स्टैटिस्टिक्स को पूरा लाइव कर लो, बाकी को पैरेलली रिकॉर्डेड करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, इसके लिए आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर सिर्फ एक बैच के लिए हम सब्सक्रिप्शन ले, बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। जब तुम सब्सक्रिप्शन ले रहे हो सिर्फ एक बैच के लिए नहीं ले रहे हो, तुमको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक्सेस मिलेगा रेगुलर बैच का भी, रेगुलर बैच खत्म होगी उसके बाद एमटीपी, पीवाईक्यू, आरटीपी बैच का भी, उसके बाद 900 एमसीक्यू बैच का भी। मतलब भाई
काफी काम की चीज है तुम्हारे लिए। और ये जो आखिरी की 2 चीजें हैं ना, ये भी आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाती है। तो जो बच्चे यूट्यूब में मोस्टली सिलेबस कर चुके हैं ना, उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का कॉम्बो ले लो सब्सक्रिप्शन। फाउंडेशन की ये 2 बैच जरूर अटेंड करना। इससे अगर तुम्हारे 60 आ रहे होंगे ना तो 80 नंबर आएंगे, 80 आ रहे होंगे तो 90 नंबर आएंगे, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा नंबर्स आएंगे तुमको, क्योंकि यहां पर हम एडिशनल क्वेश्चंस बहुत सारे करवाते हैं। नाउ रिकॉर्डेड ऑन अनअकैडमी ऐप। सर मुझे बैच तो ज्वाइन करनी है, लेकिन मैं पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो सारी सब्जेक्ट का होता है, मुझे सिर्फ मैथ्स के लिए लेना है ताकि मुझे प्राइस भी कम पड़े। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपके पास सिर्फ रिकॉर्डेड का ही ऑप्शन है। तो प्री रिकॉर्डेड बैच आप मेरी पूरी देख सकते हो। हालांकि आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि नो सिलेबस चेंज इन मैथ एलआर स्टेट्स। मैथ एलआर स्टेट्स में सिलेबस चेंज कुछ भी नहीं आया है। देन इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज, और इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन अराउंड 3000 रुपीज का आता है, वो भी बिफोर डिस्काउंट। मतलब जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 10% 20% है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये उसमें और माइनस कर देना आप 2600 या 2300। और एक दिक्कत है इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन में, दिक्कत मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ उस बैच का एक्सेस मिलेगा, आपको एमटीपी पीवाईक्यू आरटीपी या 900 एमसीक्यू बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके सर। तो बाहुबली सीए टीम आपके साथ पूरी तरह हमेशा लगी रहती है भाई। फाउंडेशन की पूरी जर्नी हो या इंटरमीडिएट की जर्नी हो, आखिरी दम तक हम सपोर्ट देते हैं, हाथ नहीं छोड़ते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको उस पार ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जो भी बातें बताएं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और खुद भी बिल्कुल मेहनत करते रहें, और विजन एक ही रखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, कंफ्यूज ना हो, भरोसा रखें सारे टीचर्स पर, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है जी। चलिए अब जाते जाते मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं सब्सक्रिप्शन लेने की। अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएंगे, स्टार्ट लर्निंग की बटन प्रेस करेंगे, यहां पर आप देखोगे एग्जाम्स के नाम, तो सीए मिलेगा आपको। फिर यहां पर सीए फाउंडेशन क्लिक करना आप, तो आपके सामने फाउंडेशन का होम पेज आएगा। फिर यहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अब लाइट तो है भाई, क्लासेस के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर द टेस्ट। तो लाइट लेके तुमको क्लासेस एक्सेस नहीं मिलेगा। आइकॉनिक और प्लस लोगे तो लाइट के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे टेस्ट वाले। तो आइकॉनिक या प्लस लीजिए, आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने चार्जेस हैं, आप यहाँ से टोगल करके चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके लिए अप्रोप्रिएट 2 सब्सक्रिप्शन होंगे मेरी तरफ से, जो रिकमेंडेशन है, या तो आप 6 मंथ का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले लो जो 14,500 बिफोर डिस्काउंट आता है। मतलब CAPR यानी भी कोड लगाने के बाद 20% 10% जो भी एप्लीकेबल है वो डिस्काउंट लग जाएगा आपका। ये तो उसके पहले का प्राइस है। साथ ही साथ दूसरा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो करूंगा कॉम्बो। अगर कोई बच्चा है जो मेजर सिलेबस कर चुका है, लेकिन अब उसको आरटीपी एमटीपी करना है बैच, 900 एमसीक्यू बैच करना है, तो उसको ना कॉम्बो लेना चाहिए, ताकि उसको क्या फाउंडेशन के वो बैच भी मिल जाए और साथ में इंटर का एक्सेस भी मिल जाए। तो अब उसका सब्सक्रिप्शन लंबे समय तक चले, इंटरमीडिएट में उसको वापस से सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। तो काफी किफायती है ये भी भाई। इसमें भी वही है, तुम कोड लगाओगे तो तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू, एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मेरा कोड है CAPRANAV, प्रणव 10 मेरा कोड नहीं है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, CAPRANAV, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई है। इस वीडियो के एंड होने के बाद, आपके होमवर्क करने के बाद कमेंट जरूर डालिए, आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर कमेंट डालिए, और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है जी। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।